एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी में हाँ। लगभग 70% आप देखेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अच्छा। 70% मतलब कॉन्सेप्ट आपको रिपीटेशन मिल ही जाएगा। अच्छा, अच्छा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया चीज़ आपको लिखना है। हाँ। तो 30% नया होगा, हाँ। जो कि नए एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में जो रिसेंट के 2-3 साल में हुए हैं, क्योंकि देखिए उसमें ट्राइबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ थियरी है एंथ्रोपोलॉजी की। हाँ, हाँ। तो जो अभी वाले हैं, ट्राइबल वाले हैं, डायनामिक और स्टैटिक दोनों पार्ट हैं। तो हाँ। पेपर 2 में थोड़ा डायनामिज्म है, तो यहीं पर हमें करंट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, सारी बातें याद अच्छा, मीडियम का भी असर होता है ऑप्शनल। एंथ्रो में तो देखिए बिल्कुल है। एंथ्रो में आपको हिंदी का हाँ। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे अगर आप हिंदी मीडियम वाले। हाँ, हाँ, ये हाँ, मैं अगर पर्सनल बताऊँ तो हाँ। क्योंकि मैं पहले बताया कि मैं 4 साल के गैप के बाद आया। ऊपर से मेरी जो स्कूलिंग है वो थोड़ी सी वीक है, ठीक है। इसके यूपीएससी के एग्ज़ाम को प्री या मेंस किसी को भी निकालने के लिए आपको आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। एटलीस्ट जो आप स्कूल में पढ़े हैं, जैसे 6 to 8, 6 to 12 एंड ग्रेजुएशन। 6 to 12 का जो बेसिक एनसीईआरटी है, देखिए हम यूपी बोर्ड्स के पढ़े हुए बच्चे हैं और यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं जाती, उनका अपना बोर्ड होता है, उनकी अपनी किताबें होती है। तो ये सब कुछ मेरे लिए नया था। आप इतना समझिए कि मैंने इन 4 सालों में 6 से 12 तक का स्कूलिंग किया है और प्लस ग्रेजुएशन किया है। मतलब इतनी चीज़ें मैंने 4 साल में फिर से की है दोबारा, तब जाकर के मैं यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों लगातार हम वीडियो दे रहे हैं, यूपीएससी का मेंस चल रहा है और हमारे साथ एस्पिरेंट है, इनका मेंस था। हम जानते हैं आखिरकार क्या इनकी रणनीति थी। और सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। किशन कुमार मौर्य। अच्छा, अच्छा सर, तो ये बताइए आज जो एग्ज़ाम था कैसा रहा आपका? बेहतर था। सर आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है मेरा। एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, तो कौन सा अटेम्प्ट है आपका और मेंस कौन सा है आपका? देखिए ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है और मेरा पहला मेंस है। पहला मेंस है। क्या रणनीति थी सर पढ़ने की आपकी? रणनीति देखिए हाँ। जीएस की या फिर इसकी मेंस? जीएस के साथ साथ ऑप्शनल किया। ऑप्शनल की देखिए, ऑप्शनल में बेसिकली मैंने तो स्टार्टिंग में कोचिंग लिया था, क्योंकि मेरा थोड़ा गैप हो गया था ग्रेजुएशन के बाद। हाँ। तो मैंने बेसिक कोचिंग ले ली थी कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मेरी उस सब्जेक्ट की डेवलप हो जाए। अच्छा। उसके बाद जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग मैंने ले ली, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पीवाईक्यू सारे जो है उसके नोट्स बनाए, हाँ। उसको याद कर लिया। अच्छा, अच्छा। बस ये पूरा ओवरऑल यही है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी में हाँ। लगभग 70% आप देखेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अच्छा। 70% मतलब कॉन्सेप्ट आपको रिपीटेशन मिल ही जाएगा। अच्छा, अच्छा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया चीज़ आपको लिखना है। हाँ। तो 30% नया होगा, हाँ। जो कि नए एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में जो रिसेंट के 2-3 साल में हुए हैं, क्योंकि देखिए उसमें ट्राइबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ थियरी है एंथ्रोपोलॉजी की। हाँ, हाँ। तो जो अभी वाले हैं, ट्राइबल वाले हैं, डायनामिक और स्टैटिक दोनों पार्ट हैं। तो हाँ। पेपर 2 में थोड़ा डायनामिज्म है, तो यहीं पर हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, तो अच्छा। इस हिसाब से मेरा तैयारी था हाँ। कि पहले मैंने बेसिक कवर किया, हाँ। फिर मैंने पीवाईक्यू उस पे किया, हाँ। प्लस कुछ डायनामिक चीज़ों के लिए मैंने करंट से और जो हाँ। कोचिंग सेंटर्स कुछ बुकलेट्स वगैरह देती हैं अच्छा, अच्छा। वो सारे लिए, और इस तरीके से मैंने इसको तैयार अच्छा, तो आपने ऑप्शनल चुनते समय क्या विशेष ध्यान दिया था? देखिए, अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो हाँ। मैं लगभग 3-4 साल के गैप के बाद मैं इंटर हुआ हूँ हाँ, हाँ। तैयारी में अपने ग्रेजुएशन के। हाँ। तो जो मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हाँ, हाँ। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना देखा कि मैं क्या याद कर सकता हूँ या कौन से सब्जेक्ट में मगिंग पार्ट ज़्यादा है। हाँ, हाँ। मैंने उसी को चूज़ कर लिया। मैं फ़िलॉसफी भी ले सकता था, हाँ। मैं एंथ्रो भी ले सकता था, मैं सोशियोलॉजी भी ले सकता था। हाँ, तो इन तीनों में से कोई सा भी ले सकता था, क्योंकि सब थियरिटिकल पार्ट है। हाँ। तो मैंने सिर्फ देखा कि मैं याद कर सकता हूँ हाँ। और इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, हाँ, हाँ। मैंने इसको उठा लिया। अच्छा, अच्छा। दैट्स इट। और इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट का देखिए, हाँ। इंटरेस्ट की बात है। हम्म। अब मैंने इंजीनियरिंग में मशीन के बारे में बहुत पढ़ लिया था, तो मुझे लगा कि कुछ इंसानों के बारे में पढ़ लिया जाए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। तो मुझे लगा कि अब कुछ इंसानों के बारे में पढ़ लिया जाए, इस वजह से इन तीनों में मैंने एंथ्रो चुना। अच्छा, अच्छा। देखिए थियरी की वजह से मैंने इन तीनों को चुना था, और इन तीनों में एंथ्रो को इसलिए चुना क्योंकि मशीन और मैन का कॉम्बिनेशन होगा तो मैं चीज़ों को अच्छे से समझ पाऊंगा, हाँ। इस वजह से मैंने ये चुना। अच्छा, अच्छा, क्या आपका पढ़ने का रूटीन था इसके लिए? रूटीन देखिए, मैं अपने मतलब बेसिक चीज़ें जो होती हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, बेसिक चीज़ें अगर 24 घंटे में आप 5-6 घंटे निकाल दीजिए तो बाकी और मेरा कोई काम नहीं है। हाँ, हाँ। सिर्फ जैसे मैं कोई लाइब्रेरी वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं किया है, मैं सिर्फ रूम पे ही रहता हूँ, रूम पे ही पढ़ता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आप सुबह उठें, बस फ्रेश वगैरह हुए और अपना काम सिर्फ है पढ़ना और नथिंग एल्स। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा रूटीन, अगर आप आवर्स वाइज देखें तो मैं 12-13 घंटे लगभग मैं चेयर पे बैठ सकता हूँ। इस तरीके से मेरी पढ़ाई है, इस तरीके से मैंने ये जो है प्रोसीड किया। मेरा ये मानना है कि जैसे देखिए हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो एक एक्सट्रीमिस्ट होते थे और एक मॉडरेट होते थे। हाँ, हाँ।
मतलब एक्सट्रीमिस्ट का मतलब कि एकदम जब तक अचीव ना हो जाए तब तक लगे रहो। हाँ। मॉडरेट का मतलब थोड़ा आराम, हाँ। फिर करते हैं, फिर आराम, फिर करते हैं। हाँ। तो एक्सट्रीमिस्ट वाला मेरा ये था, क्योंकि मेरे पास समय भी कम था, हाँ। तो मैं एकदम दम से लगा रहा। हाँ। तो इस तरीके से मेरी पढ़ाई जो है शुरू हुई, और मतलब ओवरऑल मैं कोई गैप नहीं, मतलब गैप इन द सेंस कि जैसे थक गए 1 घंटा 2 घंटे के बाद थक गए तो 5-10 मिनट का ले लिया, अदरवाइज़ कोई एक्टिविटी नहीं। जैसे पार्क वगैरह जाना हो तो शाम को ये हो जाता था, मॉर्निंग में कुछ वॉकिंग हो गई, इस तरीके की चीज़ें होती थी, अदरवाइज़ सारा का सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई में। अच्छा, जो आपका ऑप्शनल है मानव शास्त्र, इसमें विशेष क्या ध्यान देना चाहिए और क्या जो एस्पिरेंट जो लेना चाहते हैं, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ पर ज़्यादा कठिनाई आपको महसूस हुई हो और इसमें विशेष ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? देखिए, एंथ्रोपोलॉजी मतलब बहुत ये अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आपका हाँ। इधर ह्यूमैनिटी की तरफ, हाँ। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें 2 पेपर हैं। हाँ। पहले में क्या होता है कि आपको इसकी थियरी पार्ट समझनी पड़ती है। हाँ। थियरी पार्ट की मतलब इंसान कैसे डेवलप हुआ, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी थियरीज़ दी हुई है, तो ये बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाली बात है। हाँ। हाँ। तो एक पार्ट तो बिल्कुल रट्टाफिकेशन है, पेपर 1। हाँ। आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, हाँ। लगभग 1750 से लेकर के अभी तक हाँ। 200-250 साल में बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस पर स्टडी किया है। सोशियोलॉजी का भी लगभग 20% आप मान लीजिए कि पार्ट इसमें है, सोशियोलॉजी का। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको रटना आता है फिर तो आप इसको लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग एंथ्रो को कहते हैं कि बहुत छोटा सब्जेक्ट है, हाँ। 3 महीने में हो जाता है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी बातें सुन लेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है हाँ। कि इसमें बहुत सारे मटेरियल हैं जो आपको जल्दी याद नहीं होते हैं। आपका अगर रट्टाफिकेशन स्ट्रांग है, आप ले लीजिए। आपको समझदारी इसमें कम दिखानी पड़ेगी। आपको ये नहीं कि जैसे समझ में आया तभी आप जो है इसको निकाल पाएंगे, नहीं। अगर आप रट्टाफिकेशन वाले हैं, आप इसमें बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सबका सब रट्टाफिकेशन है। जितना आपको याद है उतना आपके मार्क्स। पेपर 1 की बात है ये। और पेपर 2 में थोड़ा सा डायनामिज्म है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें आ जाती है सोसाइटी, और वो भी इंडियन सोसाइटी एक पार्ट और दूसरा ट्राइबल। तो ये पूरा का पूरा डायनामिक है। पूरा का पूरा डायनामिक जैसे है कि सोसाइटी में अभी क्या इशू चल रहा है, अभी कौन से कास्ट सिस्टम है, सेम सेक्स मैरिज है, इस तरीके की चीज़ें कुछ डायनामिज्म में आ जाएंगी एक 50% पार्ट में। दूसरे 50% पार्ट्स में आपको ट्राइबल से रिलेटेड, अब ट्राइबल के पास क्या इशू है, क्योंकि उनके जो रूल्स रेगुलेशन, उनके जो कस्टम थे, वो अब इस मेन सोसाइटी के कांटेक्ट में आने की वजह से डाइल्यूट हो रहे हैं, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, तो ट्राइबल को देखा ही नहीं जा रहा है कि उनका क्या होगा। हम अपनी सोच ले रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक कर दें, ट्राइबल के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। तो उनके क्या इशू होंगे, करंट में उनके क्या मुद्दे चल रहे हैं, ये यहाँ देना होता है। तो आपको 2 पार्ट में समझना पड़ेगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो पहली बात, आपका रट्टाफिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आपको करंट पेपर 2 में करंट का भी पार्ट लेना है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है कि न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, कोचिंग सेंटर्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मतलब बुकलेट वो निकालते हैं, उसमें वो केस स्टडी वगैरह दिए रहते हैं। तो आपको पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम लिखने पड़ते हैं। जैसे आपने केवल ऐसे ही लिख दिया ना कि सहरिया ट्राइब में ऐसा हुआ या ऐसा होता है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। जैसे 4 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने ये लिखा कि गुहा ने ये स्टडी किया या खाका, ये सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने स्टडी किया इस ईयर में और यहाँ से ये फाइंडिंग आई, तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये दिखाता है ऑथेंटिसिटी उस सोर्स का। अपडेट होना बहुत जरूरी है। हाँ, एग्जैक्टली। नए रिसर्च आते रहते हैं। जैसे अभी जो है फिजियोलॉजी में आप देखेंगे कि स्वांति पाबो को मिला था नोबेल प्राइज़, वो आर्कियोलॉजी का पार्ट है, तो आर्कियोलॉजी भी इसमें एक पार्ट है। उन्होंने उसमें जेनेटिक का यूज़ करके आर्कियोलॉजी निकाली कि जो हमारे पूर्वज थे, जिसको हम डेनिसोवन या निएंडरथल कहते हैं, तो उनका हमारे में कुछ % जीन पाया जाता है। तो ये सारी स्टडी देखिए डायनामिक है कि वहाँ से हमारा क्या कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें पेपर जो है 2 में आ जाती हैं, और बेसिक पार्ट जो है पेपर 1 में आ जाता है। तो ये सारी बातें याद अच्छा, मीडियम का भी असर होता है ऑप्शनल? एंथ्रो में तो देखिए बिल्कुल है। एंथ्रो में आपको हिंदी का मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे अगर आप हिंदी मीडियम। हाँ। वैसे मैंने शायद ही कहीं हिंदी में कुछ मटेरियल एंथ्रो के देखे हों, अदरवाइज ना ही कहीं कोचिंग में है, ना ही कुछ है। एंथ्रो तो बिल्कुल एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि सारे रिसर्च देखिए ये शुरू ही हुआ था ब्रिटिशर से, जब वो यहाँ पर इंडिया में रूल कर रहे थे 70-50 ऑनवर्ड। तो सब के सब वहीं रिसर्च किए हैं, अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश, तो सब कुछ इंग्लिश में ही है। अभी रिसेंट में 1950s के बाद
जब हमारे इंडियंस जो है उसमें पार्टिसिपेट किए तब जाकर के ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। कुछ किताबें हिंदी में है तो आपको बहुत सारे क्लू मिलेंगे नहीं हिंदी के, तो इंट्रो के लिए तो आपको इंग्लिश पर देखना पड़ेगा। और एक सवाल और, जैसे कि आप 5वां अटेम्प्ट है आपका जो फर्स्ट मेंस है, तो क्या आपको ऐसा कमी नज़र आ रही थी पिछली बार और इस बार आपने प्री कर ली? देखिए मैं अगर पर्सनल बताऊं तो क्योंकि मैं पहले बताया कि मैं 4 साल के गैप के बाद आया, ऊपर से मेरी जो स्कूलिंग है वो थोड़ी सी वीक है, ठीक है। इसके यूपीएससी के एग्ज़ाम को प्री या मेंस किसी को भी निकालने के लिए आपको आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। एटलीस्ट जो आप स्कूल में पढ़े हैं, जैसे 6 to 8, 6 to 12 एंड ग्रेजुएशन। 6 to 12 का जो बेसिक एनसीईआरटी है, देखिए हम यूपी बोर्ड्स के पढ़े हुए बच्चे हैं और यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं जाती, उनका अपना बोर्ड होता है, उनकी अपनी किताबें होती हैं। तो ये सब कुछ मेरे लिए नया था। आप इतना समझिए कि मैंने इन 4 सालों में 6 से 12 तक का स्कूलिंग किया है और प्लस ग्रेजुएशन किया है। मतलब इतनी चीज़ें मैंने 4 साल में फिर से की है दोबारा तब जाकर के मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे लग गए 5 साल, नहीं, मुझे 4 साल लगे हैं 6 से 12 पढ़ने में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने में, फिर ये 4 साल हुआ। तो फिर पूरा शुरू से कोर्स किया है वो। हाँ, मतलब एग्जैक्टली अगर आप इसके तह में जाएँ तो यही मैटर है। नहीं तो देखिए नॉर्मल जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं या और होते हैं, वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में निकाल देते हैं इसको। या फर्स्ट ईयर कितने लोगों के एग्ज़ाम एक फर्स्ट साल में निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आपका बेसिक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी शार्पनेस, आपके सोचने का तरीका वो स्कूल से डेवलप होता है। तो थोड़ा सा तो आपको वहाँ से ले आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही एकदम फ्रेश आ रहे हैं और यहाँ पर आपने आया और तुरंत आप निकाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैकग्राउंड बहुत मैटर रखता है। बैकग्राउंड आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स है या कोई शुरू से ही सोच रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो उसको अपना दिमाग थोड़ा ओपन करके सोचते रहना पड़ेगा। और जो उसको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो उसके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, बस उतना उसको बड़े अच्छे से आ जाना चाहिए, नथिंग एल्स। 8 में है, 9th में, 10 में, 12 में है, ग्रेजुएशन में है, जो जिस समय है उसको उस क्लास का वो चीज़ें आ जानी चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ, बस नथिंग एल्स। उसके बाद यहाँ आते ही वो 1-1.5 साल में उस पेस पे आ जाएगा कि वो जो है फाइट कर सकता है। मैसेज क्या रहेगा सभी के लिए? मैसेज देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग वाले हैं, अगर आप जस्ट कदम रख रहे हैं, तो 2-3 बातें ध्यान रखिए। पहली बात कि आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट थोड़ा सा सही होना चाहिए, मतलब एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। आपका रट्टाफिकेशन एवरेज से बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब आप बेस्ट की तरफ मूव करें तो ज़्यादा बेहतर है। यूपीएससी में कहते हैं कि समझदारी ज़्यादा चीज़ है और रट्टाफिकेशन कम, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। दोनों बैलेंस है, जब बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि रट्टाफिकेशन 2% ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मेंस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अंडरस्टैंडिंग प्री तक चाहिए होती है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप 7 मिनट में 2 पेज लिखने होते हैं, वो आप लिख ही नहीं पाएंगे। आपको समझदारी पहले केवल समझने के लिए चाहिए, उसके बाद सब रट्टाफिकेशन है। तो अगर आपको याद करने की कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप शुरू में ही ट्राई करना चाहते हैं कि मैं ये करूं, या टेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, तो आप कोई भी चीज़ एकदम ढंग से याद कर लीजिए। आप 10 पेज याद कर लीजिए और उसी 10 पेज को 7 मिनट, 3.5 मिनट पर पेज के हिसाब से लिख करके बैठ के देख लीजिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फिर आप यू आर वेलकम, आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें इशू है, क्योंकि देखिए बच्चे पहले तो इंटरव्यू और बहुत सारे ये सब देख करके पूछ जाते हैं, लेकिन जब मेंस की बारी आती है, प्री भी कैसे कैसे निकल जाता है। जब मेंस की बारी आती है ना, फिर वहाँ होता है बहुत ज़्यादा झोल। वो इस वजह से क्योंकि 3 घंटा आपको लगातार लिखना है, हर पेज 3.5 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। 20 क्वेश्चन है, 50 पेज लिखने हैं आपको 3 घंटे में। तो वो 3 घंटे लगातार लिखते लिखते दर्द होने लगता है इधर और दिमाग में भी। तो आपको वो स्पीड, वो पोटेंशियल, वो सारी चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी चाहिए। अगर आपके अंदर है, वेल गुड, यू आर वेलकम। तो ये 2 बातें आप रखें, तब आप एंटर करें, बाकी और सब कुछ सेकेंडरी है। ऑल द बेस्ट।